गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, RFLP के बारे में। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस पर रोज तरह तरह के नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इस पर लेकर आता हूं जो आपको बुकों में ठीक प्रकार से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इधर हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। RFLP के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। RFLP क्या है, देखिए हम पढ़ रहे थे, जो आप इससे प्रीवियस वीडियो है ना उनको जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि बहुत से शब्द आएंगे यहाँ पर, बहुत से वर्ड आएंगे। क्लोनिंग जीन आ जाएगा, ठीक है, रिट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा। अब आप सोचेंगे ये क्लोनिंग मतलब क्या होता है, आप सोचेंगे सर ये रिट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है। अरे तो इन सब के बारे में मैं बता चुका हूँ, आप इससे प्रीवियस वाले वीडियो आप देखिए। ठीक है, इतनी कोई छोटे छोटे वीडियो है, आपको सब समझ में आ जाएगा देखने से। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ क्लोन्ड जीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्लोनित जीनों के विश्लेषण की विधियों का अध्ययन हम कर रहे थे और पहले नंबर पर हमने पढ़ा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर जो सेकंड नंबर था, सेकंड नंबर उस पर हमने क्या पढ़ा था? उस पर हमने पढ़ा था ब्लॉटिंग तकनीक के बारे में हमने पढ़ा था। फिर तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। फिर हमने पढ़ा DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं RFLP के बारे में। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? RFLP की रेट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, प्रतिबंध खंड लंबाई बहुरूपिता चित्रण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अरे बच्चों, इतना कोई कठिन नहीं है, समझाएंगे आपको अच्छे से। आप देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए यहाँ पर माना कि है ना 3 पौधे बना रखे हैं अपन ने, समझना। देखिए ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, हरा 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 सा दिख रहा है, ये रेड मतलब लाल लाल सा दिख रहा है, और ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये आपको ऑरेंज ऑरेंज सा दिखाई दे रहा है, नारंगी कलर का दिखाई दे रहा है। देखने से क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये तीनों अलग अलग जातियां हैं, 3 प्रकार के पौधे हैं ये तीनों की तीनों प्लांट की क्या है, ये अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग जातियां हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इस पौधे के DNA को निकालना चाहता हूं, या DNA के किसी खंड को निकालना चाहता हूं, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इसके DNA में से मैं किसी क्या करना चाहता हूं, जीन को निकालना चाहता हूं। या फिर बिल्कुल सरल लैंग्वेज में कहे तो मैं चाहता हूं इसके अंदर से किसी DNA खंड को निकालना, किसी DNA खंड को निकालना। ठीक है, तो आपने इससे प्रीवियस वीडियो को अगर देखा हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि रेट्रिक्शन एंजाइम ही DNA को काटकर उसमें से DNA खंडों को अलग कर देते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है आप समझो। अब माना कि मेरे पास कोई R एंजाइम है। अब ये R एंजाइम क्या कर रहा है? ये R एंजाइम क्या कर रहा है? ये R एंजाइम जो ये पहला वाला जो पौधा दिख रहा है ना, इसके DNA में से भी DNA खंडों को काट कर निकाल सकता है। ठीक है, और ये वाला जो R एंजाइम है, ये इस सेकंड वाले पौधे के DNA में से भी DNA खंडों को काट कर अलग कर सकता है। ये जो तीसरा वाला पौधा है, इसके DNA में से भी DNA खंडों को काट कर ये अलग कर सकता है। मतलब कि हमने एक बात पढ़ी थी कि R जो एंजाइम होते हैं, ये जो रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं। ये केवल विशेष प्रकार के DNA खंड को ही काटकर अलग कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ R एंजाइम क्या कर रहे हैं, अलग अलग जातियों के DNA खंडों को भी काटकर अलग कर रहे हैं। जैसे ये एक ही R एंजाइम क्या कर रहा है, इस वाले ये अलग तरह का पौधा है, इसके भी DNA खंड को काटकर अलग कर रहा है। ये अलग ही पौधा है बिल्कुल, इसके भी DNA खंड को काटकर अलग कर रहा है और इसके भी DNA खंड को काटकर अलग कर रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे हमें यह पता लग जाता है कि भैया ये पौधे दिखने में अलग अलग है, लेकिन ये आपस में संबंधित है। मतलब इन तीनों की जातियां आपस में क्या है? संबंधित है। मतलब इन तीनों की उत्पत्ति किसी एक ही पादप से हुई है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है? देखो यहां पर यही तो बता रहा है। देखो, जब कोई रिट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, मतलब कि जब कोई R एंजाइम संबंधित जातियों के, ये संबंधित जातियां हैं, तीनों जुड़ी हुई है, आप मतलब जुड़ी हुई तो क्या, आपस में संबंधित है। ये ऐसा माना जाता है कि शायद ये जो तीनों जातियां ना, ये किसी एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुई है। किससे उत्पन्न हुई है? किसी एक ही पौधे से उत्पन्न हुई है। तो जब कोई रिट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम संबंधित जातियों के जीनोमिक DNA खंडों को काटता है तो इसे ही क्या बोलते हैं? RFLP कहते हैं। मतलब कोई रिट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो
एक से अधिक जातियों के डीएनए खंडों को काट रहा है और एक ही रिट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इतनी सारी जातियों के डीएनए को कैसे काट पा रहा है? क्योंकि उन सभी जातियों के डीएनए समान है, थोड़ी बहुत क्या उसमें समानता है, जिसी वजह से एक ही प्रकार का आर एंजाइम आसानी से क्या काट रहा है, आपस में संबंधित जातियों के जीनोमिक डीएनए खंडों को काटकर अलग कर रहा है। ठीक है, तो जब कोई रिट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम संबंधित जातियों के जीनोमिक डीएनए के खंडों को काटता है तो इसे RFLP कहते हैं। ठीक है, इन डीएनए खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा बैंड के रूप में अलग कर लिया जाता है। पहले 10 बार बता चुका हूं आपको कि जब भी रिट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को काटता है ना, तो अलग अलग लंबाई के खंड प्राप्त होते हैं। कुछ इतनी लंबाई के प्राप्त होते हैं, ठीक है, कुछ थोड़े लंबे प्राप्त होते हैं, कुछ थोड़े और लंबे प्राप्त हो जाते हैं। आ रही बात आपको समझ में? तो एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें डीएनए को उसकी लंबाई के आधार पर, डीएनए को उसकी परिमाण के आधार पर, उसकी लंबाई के आधार पर क्या कर लिया जाता है, बैंड के रूप में, पट्टियों के रूप में अलग अलग कर लिया जाता है। ठीक है, फिर इन डीएनए बैंड को किस पर ले लिया जाता है? फिर इन डीएनए बैंड को नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर स्थानांतरित करके इन फिल्टर पेपर को रेडियो एक्टिव प्रोब युक्त विलयन में रख दिया जाता है। मतलब कि भैया डीएनए खंडों को नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर लेकर इन डीएनए खंडों का संकरण करवा दिया जाता है, इनको जोड़ दिया जाता है किसके साथ में, प्रोब के साथ में, रेडियो एक्टिव प्रोब। रेडियो एक्टिव प्रोब क्या है? जो विकिरण उत्सर्जित करने वाले या जो रेडियो एक्टिव जो डीएनए या आरएनए के खंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव प्रोब कहते हैं। ठीक है, फिर इसे ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, समझो आप ध्यानपूर्वक, देखिए कोई रिट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, वो आपस में जो संबंधित जो जातियां हैं, ठीक है, जो आपस में रिलेटेड जो जातियां हैं, जो स्पीसीज है, उसके डीएनए खंडों को काट कर अलग कर रहा है। ठीक है, अब डीएनए खंडे अलग अलग साइज के, तो डीएनए खंडों को अपन अलग कैसे करेंगे, अलग अलग साइज के डीएनए खंडों को आप अलग कैसे करेंगे? ठीक है, किसके द्वारा कर लेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा कर लेंगे। इसमें डीएनए अपने अपने लंबाई के अनुसार अलग अलग बैंडों में व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर बैंडों को क्या कर लेते हैं बच्चों, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर स्थानांतरित कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर जो ये डीएनए बैंड है, इन डीएनए बैंड में पाए जाने वाले डीएनए का संकरण करवा देते हैं रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब के साथ में। और कैसे करवा रहे हैं कि जिस बैंड पर, मतलब जिस नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर डीएनए बैंड लिए जा रहे हैं ना, उन नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर को डुबो देते हैं। किस में डुबो देते हैं? रेडियो एक्टिव प्रोब युक्त विलयन में डुबो देते हैं। तो जो ये रेडियो एक्टिव प्रोब है ना, मतलब जो ये रेडियो एक्टिव डीएनए खंड है, ये उन संबंधित जातियों के डीएनए खंडों से जुड़ जाता है। फिर क्या कर देते हैं, फिर उसके बाद में ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इन डीएनए खंडों का अध्ययन कर लिया जाता है। ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब क्या है? एक्स किरणें या यूवी किरणें आदि विकिरण या रेडिएशन आदि डालकर इन डीएनए खंडों का क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, RFLP के उपयोग क्या है? विभिन्न जातियों के मध्य में संबंधों को निर्धारित करना। विभिन्न RFLP के द्वारा अलग अलग जातियों के मध्य में संबंध को स्थापित किया जा सकता है। यहीं पे पता चल रहा है ना, देखो ये हरे रंग का पौधा है, ये लाल रंग का पौधा है और ये ऑरेंज कलर का पौधा है, मतलब कि तीनों अलग अलग जातियां हैं। ठीक है, बाहर से देखने पे तो क्या लग रहा है, तीनों अलग अलग जातियां हैं, लेकिन जब इनकी RFLP की गई, ठीक है, मतलब एक ही प्रकार का रिट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम तीनों के ही डीएनए खंडों को काट कर अलग कर रहा है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि तीनों की तीनों जातियों के मध्य में क्या है, कोई ना कोई संबंध है। मतलब कि इन तीनों के तीनों जातियों के पादपों की उत्पत्ति किसी एक ही प्रकार के पादप से हुई है। ठीक है, इस विधि को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी काम में ले सकते हैं। RFLP मेथड को डीएनए अंगुली छापन के अंदर भी अपन काम में ले सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसके लिए आप देखिए मेरा प्रीवियस वीडियो जो मैं पहले ही डाल चुका हूं बनाकर। ठीक है, RFLP मेथड द्वारा, इस विधि द्वारा मक्का जो होती है ना, जिया मेज मक्का, चावल, ओराइजा सटाइवा चावल, गेहूं,
ट्रिट्रिकम एस्टिवम, ठीक है, ये इनकी क्या है, बोटेनिकल नेम है। गेहूं हो गया, आदि के RFLP मानचित्र तैयार किए जा चुके हैं। RFLP के द्वारा क्या किया जा चुका है, मक्का का, चावल के, गेहूं आदि के मैप बना लिए। क्या बना लिए, RFLP मैप बनाए जा चुके हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को आप पूरा अंत तक देखा कीजिए ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आ सकूं। सभी को थैंक यू, सभी को राधे राधे।